नमस्कार, माय नेम इज डीके और ये हमारी ज्योग्राफी की 15वीं क्लास है। इससे पहले 14 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो से आपको अगर लाभ हो रहा है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए तथा लाइक भी कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी की क्लास का जो टॉपिक है वह है भारत की जलवायु। देखिए, जब हम ना भारत की जलवायु की बात करते हैं तो हमें मतलब इस बात का कहने का अर्थ क्या है, इसको समझना जरूरी है। भारत की जलवायु का अर्थ क्या है? तो ये अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो देखिए, ये हमारा अर्थ है, मतलब ये हमारी पृथ्वी है और इसका ये वाला जो भाग है हम इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और अगर आपने इस लाइन को मिला दिया, इसको बोलते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा। और अगर मैं बात करूं पृथ्वी को दो भागों में तोड़ने की, मतलब बीचों बीच काटने वाली एक रेखा है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो भागों में तोड़ देती है। हम इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और अगर मैं देशांतर की बात करूं, देखो ये है विषुवतीय रेखा, इसी को विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, इसी को 0 डिग्री का अक्षांश रेखा भी कहते हैं। देशांतर की बात करूं तो ये वाला जो भाग है, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर रेखा इसको पश्चिम में डिवाइड करती है, जबकि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर इसको पूर्व में डिवाइड करती है। तो भारत की जो अवस्थिति है वो पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में है, दूसरी बात वह ये जो है ना पूर्व के भाग में है। तो इसका मतलब भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बस ये बात ध्यान रखना, भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। फिर अब जैसे इसमें ना कुछ टेक्निकल टर्म आएंगे, जैसे उष्ण क्या है, उपोष्ण क्या है। देखिए, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है उसमें इसको समझाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाए, थोड़ा समझाने का प्रयास फिर भी मैं करूँगा। देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी 0 डिग्री की लाइन बताई, तो जो 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की लाइन यहाँ से लेकर जो हमारा सूर्य है उत्तर में मैक्सिमम 23 डिग्री की लाइन तक लंबवत चमकता है और दक्षिण में भी 23 डिग्री की लाइन तक लंबवत चमकता है। तो उत्तर में इसको कहते हैं कर्क रेखा और इसको कहते हैं मकर रेखा और बीच की है विषुवतीय रेखा। इस वाले भूभाग में ये जो है, ये वाला जो भूभाग है, इसमें सूरज हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई सी तारीख पर लंबवत होगा ही होगा। यहाँ पर जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है इसमें जो सूरज लंबवत होता है वो जून जुलाई के आसपास लंबवत होता है। जैसे 21 जून को सूरज उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है। और दिसंबर में जब हम बात करें, दिसंबर में मकर रेखा पर लंबवत होता है सूर्य 21 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में उस दौरान बहुत बड़ी रातें होती हैं और दिन बहुत छोटा होता है और ठंडा भी होता है। तो अगर हम बात करें परिचय की, तो परिचय में भारत की जलवायु पहली बात तो उष्ण है, दूसरी बात उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। फिर इसके बाद मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तीसरी बात हिमाचल प्रदेश में जो है ना शीतोष्ण और जो है ना टैगा प्रकार की जलवायु के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इस बात को समझना है ढंग से। देखिए, उष्ण का मतलब मैंने अभी समझाया कि भारत, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पे इसका सबसे दक्षिणतम छोर है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में ये जो, अगर आप हिमालय के पार्ट की बात करें तो हिमालय में यहाँ आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट। तो अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री से, 0 डिग्री लाइन से, और ये है 23 डिग्री की लाइन, यहाँ तक का जो पार्ट है हम इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और 23 डिग्री की लाइन के बाद का जो होता है वो है उपोष्ण कटिबंध। तो इसका मतलब भारत जो है उष्ण कटिबंध में तो है, उपोष्ण में भी है। तो भारत की अवस्थिति उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में है। फिर मानसूनी कहने का क्या मतलब है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु निर्भर करती है वो मानसून पर निर्भर करती है। और मानसून यहाँ पे, मतलब मानसून की जो, देखो मानसून जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है, वहीं समझाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं
वैसी हवाएं जो अपने पैटर्न को बदलती हों साल में 2 बार। क्या होता है, पहले तो ये जो हवाएं हैं अरब सागर से ऐसे भारत में प्रवेश करती हैं कुछ महीने तक, और इन्हीं के कारण यहाँ पे भारत के भूभाग में वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी से भी कुछ, जो इसमें से एक शाखा निकलती है बंगाल की खाड़ी से भी भारत में एंटर करती है, तो ये भी वर्षा करती हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद इनकी दिशा बदल जाती है। अक्टूबर के बाद यही जो हवाएं हैं ये भारत के भूभाग को छोड़कर वापस दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचने लगती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचने के क्रम में यहाँ पर तो मतलब शीत ऋतु का प्रभाव देखने को मिलता है। और जहाँ पर भी ये जा रही हैं, जैसे अक्टूबर के आसपास बे ऑफ बंगाल में वर्षा करवाती हैं, चक्रवात भी आते हैं, आगे चलकर हम इस पे बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उष्ण कटिबंध मानसूनी प्रकार की जलवायु है भारत की। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश में शीतोष्ण और टैगा वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। देखिए वनस्पतियों की जब हम बात करते हैं ना, तो वनस्पति मतलब केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं कि वे मतलब कौन से कटिबंध में हैं, ऊंचाई पे भी निर्भर करती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी होती है, इसलिए शीत जो ऋतु है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 की डिग्री की लाइन के बाद 23 डिग्री तक की लाइन को उष्ण बोल रहे हैं। फिर उष्ण के बाद ये है उपोष्ण, और उपोष्ण के बाद यहाँ जो है ना शीत ऋतु का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि भारत की अवस्थिति शीत कटिबंध में ना होने के बावजूद भी यहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा है हिमालय की, तो वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वहाँ के जैसे टैगा वन आपको देखने को मिलेंगे, शंकुधारी वन आपको देखने को मिलेंगे, वो कटिबंध की वजह से नहीं है, ऊंचाई की वजह से आपको वो वनस्पति देखने को मिलेगी, और वे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। तो बस ये बात ध्यान रखने की है कि ये भी, लेकिन ये गौण विशेषता है, हिमालय में ऐसा देखने को मिलता है, पूरे भारत में ऐसा नहीं है। हिमालय क्योंकि ऊंचाई मतलब वहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये प्रभाव देखने को मिलता है। फिर जब हम बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से मौजूद होते हैं, तो यहाँ से ना कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, और वनडे एग्जाम में भी आजकल तो पूछे ही जाते हैं इस तरह के सवाल। देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो अक्षांश है, और अक्षांश में भी भारत की जो स्थिति है वो मैं अभी आपको बताया था भारत की स्थिति, तो मैं एक बार यही बता देता हूँ। भारत की स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो भारत की स्थिति ये जो है ना 8 डिग्री का देशांतर है, विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 डिग्री विषुवत रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट विषुवत रेखा। और उत्तर में कहाँ तक है, तो उत्तर में भारत की जो अवस्थिति है यहाँ पे आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भारत फैला हुआ है। तो पहली बात, अक्षांश के हिसाब से भी जलवायु प्रभावित होती है। क्या होगा, 8 डिग्री से 4 मिनट, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 23 डिग्री नॉर्थ में अगर आप बात करो, यहाँ पे लगभग उत्तर प्रदेश के नैनी मतलब स्थान से ये गुजर रही है कर्क रेखा। 23 डिग्री की जो लाइन है, यहाँ तक का जो अक्षेत्रफल है, ये वाला जो एरिया है, हम इसको उष्ण कह रहे हैं, उष्ण। और उष्ण का मतलब है गर्म, गर्म का मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा, सूर्य से मिलने वाला तापमान ज़्यादा। और अगर इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ का जो जल है वो अधिक गर्म होगा। अधिक गर्म होगा तो जलवाष्प अधिक बनेगी, और अधिक जलवाष्प बनेंगे तो यहाँ पर वर्षा भी अधिक देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ से ये उपोष्ण कटिबंध शुरू हो जाता है, और उपोष्ण कटिबंध मतलब ये जो है ना 23 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है। यहाँ पर जो वर्षा होगी, वर्षा की मात्रा में कमी होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है। अगर तापमान कम है तो वर्षा कम होगी और तापांतर भी कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इस एरिया में तापांतर यहाँ ना के बराबर है। दिन और मतलब लगभग सभी महीनों में जो तापांतर है ना वो एक समान देखने को मिलता है। जैसे बम्बई में जैसे अभी जो है ना नवंबर चल रहा है, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आप मुंबई साइड जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर पाया नहीं जाता, तो वहाँ शीत ऋतु का अनुभव उस लेवल पर लोग नहीं कर पाते जिस लेवल पर उत्तर भारत के लोग करते हैं, क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंध में है और ये
उष्ण कटिबंध में। तो यहाँ जो है ना अक्षांश एक कारण है जो जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा नंबर है हिमालय। देखिए उत्तर में ना हिमालय मौजूद है और उत्तर में हिमालय की वजह से साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वे भारत में एंट्री नहीं कर पाती। इस वजह से ये वाला जो मैदान है ये शीत मरुस्थल में बदल जाता अगर हिमालय की ठंडी धाराएं यहाँ पर पहुँच जाती। पहली बात, यहाँ पर ये जो है ना अवरोध का कार्य करता है साइबेरिया की ठंडी धाराओं के लिए। दूसरी बात ये है अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनों के लिए बंगाल से भी कुछ मानसूनी पवनें भारत में जो एंटर करती है तो ये उधर मतलब साइबेरिया के मैदान में जाने से पहले ही अवरोध के रूप में कार्य करता है हिमालय, और यहाँ पर इनकी वजह से वर्षा होती है तो वर्षा का भी कारण बनता है। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु बनाने में हिमालय का योगदान है। फिर इसके बाद भारत में जल और थल की स्थिति कैसी है इस बात से भी जलवायु प्रभावित होती है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस वाले भाग की तो ये तो स्थल है और ये वाला जो एरिया है ये है अरब सागर और ये है बे ऑफ बंगाल, ये है सागर। तो अगर सागर से लगा हुआ एरिया है मतलब अगर ये एरिया सागर से लगा हुआ है तो सागर की स्थिति ये होती है कि जो तापमान है ना वो एक समान बना रहता है, मतलब साल के साल एक जैसी जलवायु देखने को मिलेगी सागर की वजह से। तो यहाँ पर एक समान जलवायु देखने को मिलेगी तट से लगे हुए प्रदेशों में, लेकिन स्थल में ऐसा नहीं होता। स्थल में चीज़ें बदल जाती हैं, टेम्परेचर में अंतर पाया जाता है। तो इसका मतलब जलवायु को प्रभावित करने में ये भूमिका भी इम्पोर्टेंट है कि स्थल मौजूद है या जल मौजूद है। कौन सा स्थल जल मतलब जो है समंदर के पास है इस बात से भी अंतर हो जाता है। दूसरा है समंदर से दूरी, किस भाग की दूरी कितनी ज़्यादा है। अब देखिए अगर हम बात करें समंदर से यहाँ पर मुंबई, गोवा, कर्नाटक इन वाले भागों में आप देखो तो समंदर से दूरी कम है तो आने वाली मतलब जो पवनें हैं अपने साथ जल लेकर आएगी तो यहाँ पर मौसम आपको सुहावना देखने को मिलेगा। लेकिन जब यही पवनें भारत के उत्तर भारत तक प्रवेश करने का प्रयास करेंगी तो लंबे समय तक अपना जो मॉइस्चर है ये गंवा चुकी होंगी। तो यहाँ तक आते आते आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मतलब गर्मी का अनुभव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो समुद्र से दूरी भी इस बात पर निर्भर करती है कि जलवायु किस तरह की होगी। तो तटीय प्रदेशों से समकारी, बस ये तो जो है ना कंप्लीट हो गया। इसके बाद है समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखिए जब हम ना समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो केवल अक्षांश स्थिति नहीं, समुद्र तल से ऊंचाई भी मैटर करती है कि जलवायु कैसी होगी। जैसे एक ही स्थान पर एक ही अक्षांश रेखा पर मौजूद दो शहरों की टेम्परेचर में अंतर पाया जा सकता है। जैसे एक ही अक्षांश पर मौजूद है आगरा और दार्जिलिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री टेम्परेचर है। इतना अंतर है जबकि एक ही अक्षांश पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब ऊंचाई में वृद्धि के साथ भी ये जो है ना अंतर देखने को मिलता है। और 1000 मीटर तक जब आप ऊपर जाते हो तो 6 डिग्री औसत टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा भी निर्भर करती है वहाँ की जलवायु कैसी होगी। तो क्योंकि भारत की जो जलवायु है वह उष्ण और उपोष्ण में है, क्योंकि इसका विस्तार 8 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ तक है, इसलिए यह उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांश सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हिमालय है। हिमालय की उपस्थिति ये बात तय करती है कि यहाँ की जो मतलब यहाँ की जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी। साइबेरिया की ठंडी जल धाराओं को आने से साइबेरिया की ठंडी हवाओं को आने से रोकता है हिमालय। तीसरा है स्थल और जल मतलब का जो बंटवारा है वह किस तरीका का है। स्थल और जल में जो विभाजन है ये भी इस बात से तय होता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। दूसरी है समुद्र से दूरी कितनी है किसी भी स्थल की, इस बात से भी तय होता है। और चौथा है समुद्र तल से ऊंचाई किसी पॉइंट की कितनी है। तो अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो आपको देखने को मिलेगा शीत प्रभाव है या जो ठंड का प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा ऊंचाई में वृद्धि के साथ। और वो कितना है 1000 मीटर के साथ 6 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है टेम्परेचर। तो चलें इसके बाद अन्य कारकों में उपोष्ण पश्चिमी जेट ये गौण कारण है। दूसरा है
पूर्वी जेट और पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ को तो हम समझेंगे ही। अब जो है ना हमारा जो टॉपिक है वो है चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ। देखिए जब हम ना चक्रवात की बात करते हैं ना, तो चक्रवात की एक कमाल की बात ये है कि वे लो प्रेशर के जोन होते हैं। मतलब लो प्रेशर का मतलब है यहाँ पे आसपास, यहाँ का जो लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है ये ना मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बस समझ लीजिए कि लो प्रेशर का केंद्र होता है और सारी की सारी हवाएं लो प्रेशर के केंद्र की ओर चलती हैं। ये एक फिनोमिना है और ये एक प्राकृतिक फिनोमिना है। जहां भी लो प्रेशर क्रिएट होगा वहां पर हवाएं चलेंगी ही चलेंगी। तो हवाएं उस केंद्र को भरने का प्रयास करती हैं, लो प्रेशर के केंद्र को। तो यहां पे क्या होगा, बहुत सारी हवाओं का चक्कर बनेगा और यहीं पर उत्पत्ति होगी चक्रवात की। तो भारत में जो चक्रवात हैं वे किस वजह से बनते हैं? दूसरी बात तो चक्रवात बनते क्यों हैं? चक्रवात इसलिए बनते हैं क्योंकि जल गर्म होता है और जल गर्म होगा तो जल गर्म होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी और वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो वहाँ की जो हवा है वो ऊपर की ओर उठेगी और नीचे की जो सतह पे है वायुमंडलीय दाब, वो प्रेशर कम होगा, इसलिए नीचे का जो एरिया है वो प्रेशर, नीचे का प्रेशर कम होगा तो आसपास का जो मतलब एरिया है उस प्रेशर को भरने का प्रयास करेगा। तो चारों ओर का जल उस पॉइंट की ओर आने का प्रयास करेगा। जब चारों ओर का जल उस पॉइंट की ओर आने का प्रयास करेगा तो वहाँ पर चक्रवात की रचना होगी। तो उष्ण कटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति का कारण है, पहली बात क्योंकि गर्म एरिया है, गर्माहट की वजह से जो महासागर है वे गर्म होते हैं, ये मैंने बता दिया। मैं इसको एक बार दोबारा से फिर बताता हूँ। देखिए चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। अगर सूरज किसी भूभाग पर चमका, अगर वह सागर है, सागर का जल गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। वाष्पीकरण का मतलब है भाप बनकर ऊपर की ओर उठना। तो जल जब ऊपर उठेगा तो वहाँ पर देखो एक ना होता है वायुमंडलीय प्रेशर, तो वो जो प्रेशर लगा रही थी वहाँ पर जो मतलब एयर जो प्रेशर लगा रही थी वो प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर जब ऊपर का कम हो जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर का विकास होगा और लो प्रेशर की ओर ही सभी जल धाराएं या वायु राशियाँ उसी की ओर चलती हैं। ये फिनोमिना है ज्योग्राफी में। तो लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से बहुत सारी जो हवाएं हैं वे चलना शुरू होंगी और यहाँ पर चक्रवात का निर्माण होगा। पानी से आने वाली बड़ी बड़ी लहरें होती हैं चक्रवात। तो अच्छा एक कमाल की बात यह है कि हमने ना अब इंसान जो है वो आर्थिक उन्नति के पीछे पागल हो चुका है। और क्या किया है हमने, ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत की भी एक विशेषता ये है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे हमने वनों को काटा है। वनों के साथ साथ हमने यहाँ पे औद्योगिकरण किया है। औद्योगिकरण का मतलब है फैक्ट्रियाँ लगाना, फैक्ट्री लगाई हैं और हमने यहाँ पे परिवहन का विकास किया है इन तटों में। इससे होगा क्या कि समग्र तापमान में वृद्धि होगी और समग्र तापमान में वृद्धि होने से चक्रवात आकर्षित हो रहे हैं भारत के तट रेखा की ओर। तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है और टेम्परेचर को कम कौन करते हैं, वन करते हैं, तट में लगे हुए वन। जब हम वनों को काट देंगे वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा देंगे, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं टेम्परेचर बढ़ाएगा। औद्योगिकरण के दौरान हम परिवहन का विकास करेंगे, परिवहन से निकलने वाला पेट्रोल तो जलाना होगा, परिवहन से निकलने वाला धुआं भी टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो सम्मिलित प्रभाव क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आसपास का जो एरिया है, आसपास का एरिया यहाँ पर लो प्रेशर का क्रिएट होगा और लो प्रेशर क्रिएट होगा तो चक्रवात लो प्रेशर की ओर आने का प्रयास करते हैं। तो चक्रवात के लिए ये एक इन्विटेशन कार्ड है। तो अगर हम नहीं रुके तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पानी से डूब जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चक्रवात बढ़े हैं इस एरिया में। और क्यों बढ़े हैं, औद्योगिकरण उसका बड़ा कारण है। तो मैंने बता दिया कि वन अपरूपण बहुत ज़्यादा हो रहा है, वनों का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, नगरीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है, परिवहन क्रांति ने भी जो है टेम्परेचर में वृद्धि की है, इससे जो तट का तापमान है वो बढ़ा है और चक्रवात इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और एक कमाल की बात यह है कि पूर्वी तट पे लगभग 80% चक्रवात आते हैं। 80% जो चक्रवात है वे पूर्वी तट पर आते हैं, जबकि 20% चक्रवात ही पश्चिमी तट पर आते हैं। ऐसा क्यों है, इसको समझिए। मतलब प्रश्न अब ये है कि पूर्वी तट पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं जबकि पश्चिमी तट पर चक्रवात कम आते हैं। ऐसा क्यों है, इसके कारण को समझिए। देखिए, पहली बात तो चक्रवात भारत में आते हैं ग्रीष्म ऋतु में।
गर्मी के समय यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट स्थिति समझिए। यहाँ जो गर्मी के समय जो है ना, सूरज होता है उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब है उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाना। सूरज की गति को समझिए। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री की लाइन है। तो क्या होगा, मतलब 21 जून पे सूरज कर्क रेखा पर चमक जाएगा। 21 जून, तो 21 जून पे कर्क रेखा पर सूरज यहाँ पे जो है ना लंबवत चमक रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हो रहा है, तपतपाती गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ जो है, जो ITCZ है वो उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ITCZ क्या है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, बस समझ लीजिए। ITCZ उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, जो बहुत सारी मतलब मानसूनी पवनें हैं वे भारत की ओर एंटर करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वे ITCZ से प्रभावित होती हैं। तो मानसूनी पवनें भारत की ओर जो है एंटर करना शुरू करेंगे। इस साइड से भी जाएंगी, इस साइड से भी जाएंगी, इस साइड से भी जाएंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तमिलनाडु को छोड़ देंगी। तमिलनाडु के यहाँ पे तमिलनाडु पे वर्षा ये नहीं करवाती। आगे चलने के बाद, ये छोड़ने के बाद भारत में एंटर करती हैं, और ये है बांग्लादेश का एरिया। तो बांग्लादेश के जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पे मेघालय वगैरह, शिलांग वगैरह, जैसे आपने देखा होगा मेघालय में और शिलांग में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। वहीं पे चेरापूंजी और मानिसराम मेघालय में मौजूद हैं, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा यहाँ पर फंस जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया के बीच, पहाड़ियों के बीच जो मानसूनी पवनें में फंस जाती हैं, इस वजह से वहाँ पे वर्षा होती है। लेकिन हम ये समझते हैं चक्रवात। तो ITCZ जब उत्तर की ओर शिफ्ट होगा तो मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करेंगी, और मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करती हैं जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तो मतलब मानसूनी पवनों की जो दिशा है भारत में प्रवेश करने की, तो ये दिशा है, ये इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी दिशा। तो भारत में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन क्या होगा, जब वे मतलब पर्याप्त वर्षा होगी, हिमालय से टकराने के बाद यहाँ पे उससे पर्याप्त वर्षा होगी, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद वे वापस भी आएंगी। तो वापस आएंगी तो इस एरिया में यहाँ पर भी दोबारा से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी इस एरिया में चक्रवात आएंगी। तो ये बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी चक्रवात आते हैं, जबकि अरब सागर में चक्रवात उतने ज़्यादा नहीं आते। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं, उसको समझिए क्यों ऐसा होता है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा चक्रवात आते हैं, जबकि ये अरब सागर में चक्रवात कम आते हैं। इसके बहुत बड़े रीजन हैं। इस भूभाग को देखिए, इस भूभाग को, ये हमारे पास जो आपको दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका है और ये है भारत। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन और यहाँ पर ये है हिंद महासागर। तो जो बड़ा भूभाग है ना, यहाँ पे बड़ा भूभाग, यहाँ से एक सोमालिया की ठंडी जल धारा है जो अपने साथ जल लेकर आती है, और वो भी ठंडा जल। तो ठंडा जल जब वह यहाँ पर अरब सागर में मिला देती है तो यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट होने वाला था वो लो प्रेशर क्रिएट न होकर हाई प्रेशर में बदल जाता है। इस वजह से हाई प्रेशर प्रति चक्रवात की दशा होती हैं, चक्रवात की नहीं, प्रति चक्रवात की। इस वजह से यहाँ पर चक्रवात ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पैसिफिक ओशन में होता क्या है कि यहाँ पर इतना बड़ा भूभाग देखने को नहीं मिलता है और ना ही ऐसी कोई ठंडी जलधारा का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रति चक्रवात की दशा मौजूद हो। यहाँ पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं। यहाँ का अच्छा खुला समंदर भी बहुत ज़्यादा है। खुला समंदर की विशेषता है कि तापमान ज़्यादा बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर ज़्यादा बढ़ेगी, लो प्रेशर का जो मतलब लो प्रेशर का जोन है वो ज़्यादा क्रिएट होगा इस वाले पॉइंट पे। एक कारण तो ये भी है, 4-5 कारण है, मैंने सारे लिख रखे हैं, फिर भी देखिए। तो बे ऑफ बंगाल में पश्चिमी तटीय प्रदेश में प्रवाहित जल एकत्रीकरण, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे अधिकांश नदियाँ, हिमालय से गिरने वाली अधिकांश नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाला जो शुद्ध पानी है, स्वच्छ पानी है, निर्मल पानी है, जब वो महासागर में गिरता है उससे क्या होता है, लो प्रेशर का निर्माण होता है, और लो प्रेशर का निर्माण होने की वजह से भी यहाँ पर चक्रवात आते हैं। जबकि अगर आप देखोगे तो पश्चिम तट में गिरने वाली नर्मदा, तापी को छोड़ दो तो अधिकांश नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो नदी भी लो प्रेशर का निर्माण करती हैं। फिर दूसरी बात, दूसरा कारण है बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर भी अधिक है। मतलब अगर आप देखो बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी का जो टेम्परेचर है वो भी अधिक है, और
तीसरा क्या है, प्रशांत महासागर से जुड़ाव वो खुलेपन के साथ मौजूद है। जो बे ऑफ बंगाल का जुड़ाव है ना वो प्रशांत महासागर के साथ खुलेपन के साथ मौजूद है। लेकिन अगर अरब सागर का आप देखोगे तो इतना खुलापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका है और ये जो है ना स्थल है, और स्थल जो है अगर आप देखोगे तो ये बहुत अवरोध पैदा करता है जलधाराओं के मार्ग में। इधर बहुत सारी जलधाराएं इजीली आ सकती हैं, बड़ा भूभाग मौजूद नहीं है इस साइड। तीसरा ये वाला तो फैक्टर हो गया टेम्परेचर, ये वाला भी हो गया। एक है बे ऑफ बंगाल के मध्य वृहद स्थलखंड मौजूद है, ये हो चुका है। सोमालिया की ठंडी जलधारा का प्रभाव है जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ये भी हो चुका है। तो ये थे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और चक्रवात। कल की जो क्लास है वो भारत की जलवायु को कंप्लीट कर देगी। तो अगर आप यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।